हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन सीरीज, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो है इट इज वीडियो नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। पिछले इसमें हमने देखा था व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशंस ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करते हैं या ऊपर फेंकते हैं, तो जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाती है, क्योंकि अर्थ उसे नीचे खींचती जाती है। And that खिंचाव, that acceleration by which the earth pulls any object is called as acceleration due to gravity। वैसे जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो मोशन है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, that motion is referred to as free fall and that we will learn in motion under gravity। So बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीज है जो आपके पास आखिरी तक रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। तो पहले समझ लेते हैं हम व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे मान लो कि भाई साहब ये कोई एक अर्थ है, कोई अर्थ क्या हमारी अर्थ है, पेरिस अर्थ, ठीक है। दिस हैपेंस टू बी आवर अर्थ। और अर्थ पे जैसे मान लो अर्थ का मास m होगा, है ना। अर्थ ये एक स्फीयर है तो उसका मास m होगा, रेडियस क्या होगा, r होगा। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा m0, कितना मास है m0, तो अर्थ जो है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ना ही सिर्फ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। आप बोलोगे सर कुछ भी? हाँ बेटा, दो फोर्सेस के बीच में, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 into m2 अपॉन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे r²। अब जैसे मान लो ये है बॉडी, ये क्या है, कोई बॉडी, जैसे ये कोई भी हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं, ऑफ मास m0, और ये अर्थ तो काफी बड़ी है ना। इसका सेंटर बेटा कहीं तो भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने रेफर किया बेटा r से, छोटे r से रेफर करते थे। किससे r करते थे? छोटे r से। तो छोटा r क्या है? अर्थ का रेडियस प्लस अर्थ के अबव का हाइट। मतलब जैसे मान लो कि ये हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा वो ऑब्जेक्ट। तो अगर ये m0 है तो दिस इज द हाइट अबव द अर्थ वेयर दैट ऑब्जेक्ट इज देयर, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो छोटा r है बेटा, छोटा r ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h है। हम काफी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रेविटी में हमको बाद में पढ़ना ही है, बस मैं फील करा दे रहा हूं आपको कि व्हाट इज द थिंग। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो फोर्स मास m0 और अर्थ m में है, तो वो कितना रहेगा बेटा? G m into m0 अपॉन लिख देंगे छोटा r²। अब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा? लगभग अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि बेटा जो r है वो लगभग रेडियस ऑफ द अर्थ ही है ना। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे अपन? G m m0 अपॉन क्या लिखेंगे? r²। और यही फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, तो कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा बेटा? m0 इंटू a, फोर्स इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, m0 इंटू a। तो देखो m0 से m0 कैंसिल हो गया, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? a की वैल्यू हमें मिल रही है gm अपॉन r²। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिससे कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी या फिर बड़ी बॉडी कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। वेयर अगर आप यहाँ पे g की वैल्यू डालोगे कितनी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर कितना? 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ हम लगभग लेते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। काफी बड़े से आंकड़े लग रहे हैं।
तो ये जो ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, जिसे हम अभी कहेंगे जी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है, इसलिए हम इसे कहेंगे जी। ये वैल्यू लगभग हमारी आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम लेते हैं बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है बेटा कि जो मोशन हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो भी मोशंस हो रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शंस में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू सम हाइट, ये सभी मोशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस है। कैसे मोशंस है बेटा? यूनिफॉर्मली, ACCELERA, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक ऐसा रहेगा आपका लगभग कांस्टेंट रहेगा। हालांकि जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तब आप ये भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ये वैल्यू ऑफ जी चेंज होते जाती है। जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, भाई साहब गड्ढा खोद के अंदर जाते हैं, तो भी ये वैल्यू जी चेंज होती जाती है। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ पे है? सरफेस पे ही है, क्योंकि अगर ऊपर गए तभी भी कम होंगी, नीचे गए तभी भी कम होंगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे है बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो है इससे फिलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है। बस ये डायरेक्ट आपको बोल देना कि भाई जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ऐसा होता है। उसके वजह मैंने एक स्टोरी क्रिएट करके जो रियल है ना, रियल है करके आपको यहाँ पे समझाया। अब यहां से हमें ये पता चल जाता है कि जो अलग अलग, अब जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बेटा? 9.8 है। तो सभी प्लैनेट का सेम रहेगा क्या? जी नहीं, हर प्लैनेट का अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि जी किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? अब यहाँ पे हम ए को वापस क्या लिख देंगे? जी। क्यों मैं यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ? क्योंकि ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ की बात चल रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो तो कांस्टेंट ही होता है। एम बेटा मतलब क्या? मास ऑफ द प्लैनेट। और आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो हर प्लैनेट का मास सेम है क्या? नहीं सर। हर प्लैनेट का रेडियस सेम है क्या सर? ऑब्वियसली नहीं सर। तो हर प्लैनेट का जी सेम रहेगा क्या? बिल्कुल ही नहीं सर। तो अपने को बाकी प्लैनेट का तो फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ। तो सिर्फ अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है बेटा, ये कहाँ होता है? टुवर्ड्स द अर्थ के सेंटर की तरफ। यहां पे होगा तो इधर, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इधर, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इधर, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इधर। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये ग्रेविटी होता है। और इसी कारण से जब कभी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस एसोसिएटेड विद मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम मोशन को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं। एक कैटेगराइजेशन रहेगा हमारा बेटा अपवर्ड मोशन, अपवर्ड वर्टिकल मोशन, और एक कैटेगराइजेशन रहेगा बेटा हमारा क्या? डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन। ठीक है, एक में क्या कर रहे हैं अपन कि ऑब्जेक्ट को कहां फेंक रहे बेटा? ऊपर फेंक रहे, और दूसरे में ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे नीचे। ठीक है, तो कुछ नहीं। कितने इक्वेशंस है हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस? 3 वैसे तो क्या चीज होगा? देखो, जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां फेंक रहे बेटा? ऊपर फेंक रहे, तो मोशन कहां है ऑब्जेक्ट की? ऊपर। लेकिन एक्सेलरेशन कहां है? एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। तो ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नेगेटिव। तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे बेटा? v इज इक्वल टू u माइनस gt। क्यों माइनस जी? एक्चुअली फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन a क्या है? माइनस जी, क्योंकि ऊपर ना। तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस जी। बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो लिखेंगे s इज इक्वल टू ut माइनस क्या लिखेंगे बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर। बाद में लिखेंगे बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? प्लस ट्वाइस as। तो ये 2a क्या रहेगा? माइनस जी। तो सीधा सीधा लिख देते यहाँ पे माइनस 2gs। नाउ दीज आर द फॉर्मूलेस। अब देखो ध्यान देना, कोई बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला ये लेते हैं और वैल्यू ऑफ जी माइनस साइन पॉइंट डाल देते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। देखो भाई साहब, एक तो वैल्यू लो v इज इक्वल टू u प्लस at और g की वैल्यू डालो माइनस, नहीं तो पहले से चुपचाप माइनस ले लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर अपवर्ड मोशन है तो g की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। तो आप यहाँ पे g जब पुट करोगे तब 9.8 ही पुट करना, क्योंकि माइनस अपन ने ऑलरेडी दे दिया है। सेकेंड, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, मतलब भाई साहब ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ा
ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ऑब्जेक्ट आया नीचे। गौर करके देखो, ऐसा करना नहीं। मान लो कि आप हेलीकॉप्टर में हो, कहां पे हो, हेलीकॉप्टर में, और वहां से मान लो आपने नीचे फ्लड्स वगैरह कुछ आए हैं, भाई फूड का पैकेट आपने डाल दिया, फूड का पैकेट आपने डाल दिया, तो वो जो पैकेट ऑफ फूड है वो जब आपने छोड़ा तो दैट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी कहा है नीचे, तो हर घड़ी उसकी वेलोसिटी कितने से बदल रही है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और कितना है, लगभग 10 है। तो जैसे आपने छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 10, और 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 20, और 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30। तो एक्सेलरेट हो रहा है नीचे जाते वक्त, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी, ऊपर फेंकते वक्त एक्सेलरेशन नीचे है, ऊपर रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी घटते जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे प्लस जी, तो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे बन जाएंगे भाई साहब, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे बेटा, हाफ जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2g s, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहेंगे बेटा फॉर्मूलेज जब मोशन अपवर्ड्स है, जब मोशन डाउनवर्ड्स है। कंफ्यूज होना नहीं है, ये हमारे वही काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, बस हमने अगर ऊपरी मोशन है, वर्टिकल अपवर्ड मोशन है तो ए वैल्यू लिख दिया माइनस जी, और डाउनवर्ड मोशन होगा वर्टिकल तो ए की वैल्यू लिख दिया प्लस जी, दैट्स इट, खत्म, नथिंग चेंज, नो चेंज। चलो कुछ इसके ऊपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमको जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें तब बहुत आसानी जाए सॉल्विंग में, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट यहाँ पे नोट्स करके मैं लिख देता हूं, नोट्स। आई होप ये हैंडराइटिंग थोड़ी विजिबल होंगी, एक बार चेक कर लेते फास्ट में, हाँ ठीक है ना, है विजिबल है ना। तो चलो क्या लिखेंगे बेटा, a इज इक्वल्स टू, सॉरी a, सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आपने ऊपर से रिलीज कर दिया, इफ द ऑब्जेक्ट is released from height h above the surface of earth बोलो, कोई बिल्डिंग से बोलो, कुछ भी, then it will strike the earth, फिर सरफेस लिखेंगे, it will strike the surface with velocity v is equals to under root of 2gh। सर कैसे, हवा में नहीं समझता हमको, बिल्कुल बेटा, जैसे मान लो कि आपने ये सरफेस के ऊपर हाइट h से ऑब्जेक्ट को इनिशियली रिलीज किया है, क्या किया है, रिलीज, तो एक्सेलरेशन का है बेटा प्लस जी नीचे, सो जब वो नीचे आएगा तब कुछ वेलोसिटी v से आएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सर यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, अरे भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और g के बीच में रिलेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन, इसलिए ये वाला इस्तेमाल किया। सो लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि नीचे आ रहा है, लिखेंगे 2a की जगह लिखेंगे g, और s क्या है बेटा, s क्या है आपका h, तो यहां से कितना डिस्प्लेस किया उसने, h, कितना डिस्प्लेस किया, h, तो ये 0 प्लस 2gh, तो v क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ सीधा 2gh, इसलिए मैंने चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना रहा तो। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, कि मान लो अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से स्पीड u से फेंका, इफ द ऑब्जेक्ट is thrown with velocity, obviously initial velocity होगी with velocity u, then it will reach at height h is equals to u square by 2g। सर वापस से हवे में नहीं समझा दूं, बिल्कुल बेटा, देखो
जैसे मान लो आपने यहां से, अब देखो फिलहाल जो हम मोशन पढ़ रहे हैं ये वर्टिकली अपवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स पढ़ रहे हैं, इंक्लाइंड नहीं पढ़ रहे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन बाद में पढ़ेंगे। बस ये वाला वर्टिकल अपवर्ड्स और ये वाला वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ये ऐसा वाला मोशन नहीं पढ़ रहे फिलहाल, ठीक है। अब आपने यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, बिल्कुल फेंका, क्या होगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा गति कम 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 होंगी और एक ऐसा समय आएगा जब उसकी गति मोमेंटरीली जीरो हो जाएंगी। मोमेंटरीली एक मोमेंट के लिए क्या हो जाएंगी, जीरो। जब उसकी गति मोमेंटरीली जीरो हो जाएंगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होंगी, v, जीरो। तो आपने ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को फेंका, इनिशियल स्पीड u से फेंका, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन में भैया प्लस g, नीचे मतलब ऊपर होगा माइनस g। हाइट इसने मान लो कवर कर लिया h, डायग्राम बना दो, शिंग 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 बना दिया, हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो वापस वही फॉर्मूला, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि हमें वर्टिकली अपवर्ड मोशन वाला मतलब ये वाला ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम करेंगे अपन। सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, जीरो। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, माइनस। देखो मैंने पहले ही बोला, अगर आप यहाँ पे माइनस लिख रहे, प्लस लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस लो, या फिर अगर आप माइनस लिख रहे हो तो एक्सेलरेशन अपवर्ड पकड़, अगर आप अपवर्ड मोशन पकड़ के यहाँ पे माइनस लिख रहे होंगे तो एक ही चुपचाप जी लिखो। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, h, कि वो हाइट h पे चला गया। तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh को इधर लेके आओ, तो 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो हो गया ना भाई साहब, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g, और वही हमने यहाँ पे लिखा है u स्क्वायर बाय 2g। जिसको ये लिखना है पॉज करके फास्ट में लिख लो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको एज अ सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर व्हाई टू वेस्ट दैट टाइम, तो ये स्टैंडर्ड रिलेशंस अपन ध्यान में रख देते हैं, ठीक है। चलो a b c मतलब थर्ड क्या है कि इफ the object is thrown with some initial velocity, वही ऊपर का, with some initial velocity u in vertically upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन। जिसको बोर हो रहा है वो आगे ले लो, लेकिन आपको तभी भी वैसा भी लिखना पड़ेगा, तो जब मैं लिख रहा था तब आप लिख लो, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देन show that the time of ascent, ये क्या है सर, नया, अरे टेंशन मत लो, is equals to time of descent। टेंशन मत लो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब क्या बेटा, कि जैसे मान लो ग्राउंड से हमने कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड u से फेंका, तो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या नहीं हो जाती बेटा, जीरो। तो इस केस में a कितना है ऊपर, माइनस g, इसने हाइट कितना कवर किया, h, और मान लो इसने समय लिया t, कितना समय लिया, t। तो अभी हमें चाहिए टाइम ऑफ एसेंट, मतलब क्या कि ऊपर जाने का समय, तो उसको हम बोलेंगे TA, t सफिक्स है मतलब टाइम ऑफ एसेंट, यहां से ऊपर जाने का समय है ना। अब ये v कुछ भी हो सकता है, u 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अभी रिलेशन किसमें चाहिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो रिलेशन नंबर 1 वर्टिकली अपवर्ड मोशन वाला क्या इक्वेशन है बेटा, वैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन है, तो ग्रेविटी के लिए हम क्या रखेंगे, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0, इनिशियल वेलोसिटी है u, प्लस a क्या है हमारा माइनस g, और t क्या है बेटा, ta। t क्या है हमारा बोलो, ta, t क्या है हमारा बोलो, ta, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू u माइनस g ta। आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख सकते थे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g, t क्या है, t है, खत्म, वही है। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, gta है ना, gta, तो ta हो जाएगा बेटा हमारा u बाई g, कितना हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट, कितना हो जाएगा u बाई g। कि भाई साहब बोलो भाई साहब,
ऊपर जाने को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, u/g। कितना लग रहा है, u/g। अब देखो अगर ये बॉडी ऊपर गई, जैसे मान लो आपने यहां से 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी, यहां से फेंकी, ये बॉडी ऊपर गई, ऊपर स्लो मोशन करके बताओ। देखो स्टार्टिंग में मैंने फास्ट लिया, बाद में थोड़ा स्लो किया और एक पॉइंट ऐसा है कि पूरा ही जीरो कर दिया और बाद में वापस से बढ़ाया। डीएक्सेलरेट, एसेलरेट, है ना। तो जितने स्पीड से अपने ग्राउंड से फेंका था उतने ही स्पीड से वापस वो ग्राउंड पे आएगा। ये एक पॉइंट लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट करके। द स्पीड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जो स्पीड से आप यहां से फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड, तो ये ऊपर जाके जब नीचे आएंगी तब भी 10 मीटर पर सेकंड से ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी थी ऊपर और यहाँ पे वेलोसिटी रहेंगी नीचे। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी कैसे रहेंगे बेटा हमारी, सेम। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट। तो मान लो कि अगर हाइट h ऊपर गया तो नीचे आते हुए हाइट h लिया होगा उसने। फाइनल वेलोसिटी क्या रही होंगी आपकी, यहाँ पे v इनिशियल क्या रही होंगी बेटा आपकी, यहाँ पे v = 0। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, v = u + at। अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी u है बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा हमारी, यहाँ पे जो v है वो u है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 0, क्या है हमारी 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा g और टाइम कितना है बेटा td। क्यों td सर, टाइम ऑफ डिसेंट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ td फ्रॉम हियर, दिस इज u = g td। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ td, इट इज u/g, td इज u/g। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट, लेकिन कितना है टाइम ऑफ एसेंट, u/g। कितना है टाइम ऑफ डिसेंट, u/g। तो जितना समय, हाँ ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं बेटा, ये हम कंसिडर कर रहे हैं विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। जैसे अब मान लो कि आपने अगर यहां से एक, देखो वैसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है g, ये डिपेंड नहीं करता मास पे। ये भी और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको एक पॉइंट कहा था ना बेटा, पॉइंट कहा था इसके पहले मैंने आपको, ये तो c वाला हो गया, ये c वाले पॉइंट को आप लिख लो, पॉज करके लिख लेना चाहिए था आपने, है ना। तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लो। लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया डायरेक्टली कि द वेलोसिटी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या बेटा, कि जैसे मान लेते हैं अभी इसके पहले क्या हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहां से आप कोई ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी u से ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा मोमेंटरीली, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी मोमेंटरीली, कुछ क्षण के लिए, इंस्टेंटेनियसली, और बाद में वापस ये कहाएगा बेटा नीचे। तो जो गति से आपने यहां से फेंका था उतनी ही गति से वो यहाँ पे भी आएगा, बस जो वेलोसिटी का दिशा है, दिशा यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो ये पॉइंट वो नोट कर रहा है, द वेलोसिटी एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या बेटा, कि स्पीड तो सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो उनके डायरेक्शंस है वो कैसे बेटा, अपोजिट है। और लास्ट कि g डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, वो तो ऐसे ही यहाँ पे ध्यान में आ रहा है कि कोई भी प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो g इस पे मास पे m0 पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पे कहीं है m0, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है g, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के शेप, साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो अर्थ सभी को बेटा सेम इक्वली ट्रीट करती है। अगर आप यहाँ से एक शेंगदाना भी फेंके तभी भी उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। आप यहाँ से बड़ा एक स्पीयर फेंके ऊपर से तभी भी उसके ऊपर नीचे 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर ही लगेगा। आप यहाँ पे कोई फेदर पीस टुचुक फेदर फेंके तभी भी उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगेगा। लेकिन हालांकि हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझना चाहे तो मान लो कि मैंने यहां से एक फेदर मतलब पता है आपको, मोर पीस वगैरह जो होता है ना, पंख वगैरह होता है, या फिर पेपर मान लो, पेपर ऑफ मान लो 10 ग्राम का यहां से अपन एक पेपर को रिलीज किया और यहां से एक 10 ग्राम का कोई एक क्ले का एक छोटा सा टुकड़ा यहां से रिलीज किया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो हमको ये समझ में आता है कि जो क्ले है वो पहले आ जाएगा और फेदर जो है वो ऐसा 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 करते करते आराम से आएगा, इसके बाद आएगा। ये कब है बेटा, दिस इज बिकॉज क्योंकि अर्थ जो है वो दोनों को तो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींच रही है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो अलग अलग लग रहे हैं।
इसको 10 से खींच रहे, इसको भी 10 से खींच रहे, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस 1 का लग रहा है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, 7 लग रहा है। तो एक्चुअली ये 10 - 7 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही नीचे आ रहा है और ये 10 - 1 दैट इज एयर रेजिस्टेंस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, इसलिए ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। नहीं तो आप बोलेंगे सर हालांकि अब तो सभी को सेम ही ट्रीट कर दिए, फिर दोनों सेम टाइम पे नीचे आ जाने चाहिए थे, अलग अलग टाइम पे क्यों आए? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस। अगर आप ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाले एक रूम में करे, चेंबर में करे, तो दोनों भी सेम समय पे ही जमीन पे आएंगे, कोई ज्यादा टाइम डिफरेंस रहेगा ही नहीं प्रैक्टिकली, बिकॉज अर्थ का जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटा बड़ा सबके लिए कैसा है बेटा? सेम है, 9.8 इक्वली, अर्थ वेट्स इक्वली टू एवरीबॉडी एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास, बोथ विल रीच, लेकिन कब? बोथ विल रीच सेम at the same instant if air resistance is neglected। और हम ये पूरे कैलकुलेशंस विदाउट कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस मींस निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का छोटा सा वीडियो यहाँ पे समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। तब तक स्टे ट्यून, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।